जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों आज के इस क्लास में हम कुछ वायरस और उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम बात करने वाले हैं कि इन वायरस को लेकर चिंता व्यक्त किस संस्थान ने की है, वो संस्थान इनको रोकने के लिए किस प्रकार से प्रयास करता है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले बात करते हैं एमपॉक्स की। एमपॉक्स, इसका हाल ही में WHO ने जोखिम का मूल्यांकन किया और जोखिम का मूल्यांकन करके इसको मध्यम श्रेणी में रखा है कि इससे मध्यम जोखिम की संभावना है। और WHO कहता है कि जो मंकी पॉक्स है इसको मंकी पॉक्स कहने की जगह एम पॉक्स कहा जाना चाहिए और इसलिए उसने मंकी पॉक्स के बजाय इसे एम पॉक्स के रूप में संदर्भित करने की बात भी कही है। क्लियर? अगर WHO की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और 7 अप्रैल 1948 से इसने काम करना शुरू किया था। अगर वर्तमान में देखें तो इसके लगभग 194 सदस्य हैं, 150 देशों में इसके कार्यालय हैं, साथ ही साथ 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी इसको हम लोगों को देखने को मिलते हैं। विश्व स्तर पर जब भी कोई महामारी फैलती है या स्वास्थ्य की गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके लिए अग्रणी तौर पर आगे आता है और वैश्विक स्तर पर काम करता है। इसमें ये सभी देश मिलकर काम करते हैं। अगर किसी भी देश में कोई समस्या होती है, कुछ भी होती है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ही है जिसने इस मंकी पॉक्स को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। अगर मंकी पॉक्स की बात करें दोस्तों तो ये एक जूनोटिक वायरल बीमारी है। जूनोटिक का मतलब है जानवरों से इंसान में होने वाली बीमारी, ऐसी बीमारी जो जानवरों से इंसानों में फैलती है और फिर इंसानों से इंसानों में उसका संक्रमण होता है। तो एक जूनोटिक वायरल बीमारी है मंकी पॉक्स और ये नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी है। हमें वहीं से ये देखने को मिली थी सबसे पहले। क्लियर? अगर हम इसके बात करें कि भाई जो मंकी पॉक्स वो क्यों होता है तो याद रखिएगा मंकी पॉक्स जो है वो एक वायरस से होता है। जो मंकी पॉक्स वायरस है वो ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली का एक वायरस है। ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली एक बहुत बड़ी वायरस परिवार के तौर पर जाना जाता है। ये वायरस परिवार की हम बात करें तो इसके 4 ऐसे वायरस हैं, 4 प्रजातियां ऐसी हैं जो मानव को विशेष तौर पर प्रभावित करती हैं, जो है वेरियोला वायरस। ये वेरियोला जो वायरस है ये चेचक के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों। मंकी पॉक्स इसमें दूसरे नंबर का वायरस माना गया है। बात करें तो वैक्सीनिया, जिसे हम बफेलो पॉक्स के नाम से भी जानते हैं भैंसों में, और एक चौथा होता है काऊ पॉक्स। ये 4 इसकी प्रजातियां हैं जो मूलतः मनुष्यों को संक्रमित करती हैं। मंकी पॉक्स भी इसी की एक प्रजाति है। किसकी? जीनस आर्थोपॉक्स वायरस की। ये जब वायरस होता है तो गंभीर तौर पर ये जानवरों को प्रभावित करता है और जानवरों से फिर इसका संक्रमण इंसानों में होता है। ठीक है? इसका नाम कैसे पड़ा वो देखें दोस्तों तो याद रखिएगा कि जब बंदरों पर इसका शोध किया जा रहा था, सबसे पहले बंदरों पर जब शोध किया जा रहा था, उस शोध के दौरान 1970 के आसपास बंदरों में चेचक के जैसी लक्षण वाली एक बीमारी का पता चला। जब उस पर रिसर्च की गई तो वहाँ एक वायरस देखने को मिला और उस वायरस को बंदरों में मिलने की वजह से नाम दे दिया गया क्या? मंकी पॉक्स। क्लियर? तो इस प्रकार से इस बीमारी को मंकी पॉक्स वायरल बीमारी नाम भी मिलता है। किसकी वजह से? बंदरों की वजह से। बात करें इसके लक्षण की तो इसमें दोस्तों साधारणतः लक्षण देखने को मिलते हैं कि मांसपेशियों में दर्द होता है, उल्टी होती है, बुखार होता है, सिर दर्द हो जाता है। ठीक है? लेकिन इसके जो विशेष लक्षण है जो इसको ज़्यादा प्रभावित करता है दोस्तों वो है इस प्रकार के धब्बे बनना। जिसको भी मंकी पॉक्स वायरस का कहीं ना कहीं संक्रमण होता है उसके शरीर पर लगभग 7 से 14 दिन के भीतर, कितने दिन लगते हैं? 7 से 14 दिन के भीतर इस प्रकार से दाने उठने लगते हैं। क्लियर? तो ये इसके लक्षण हैं अगर किसी को भी मंकी पॉक्स होता है तो। और ये दाने दिन ब दिन गंभीर होते जाते हैं, इनमें बाद में पस पड़ जाता है, एक प्रकार का तरल पदार्थ निकलने लगता है जो कि कहीं ना कहीं आगे जाकर मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसके संचरण की बात करें तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि मंकी पॉक्स एक जूनोटिक वायरल बीमारी है,
तो इसका सबसे पहले संक्रमण जो है जंगली जानवर से हुआ मानवों में। जंगली जानवरों से संक्रमण हुआ जिसमें आप बंदर को ले सकते हैं, कृंतक जैसे कि गिलहरी ले लीजिए, गिलहरी के अलावा खरगोश, ठीक है, चूहे, ऐसे जीव जो होते हैं वो इसको ज्यादा फैलाने का काम करते हैं। क्लियर। और जब ये जानवरों से मनुष्यों में आ जाता है तो मनुष्यों से ये दूसरे मनुष्यों में इसका संक्रमण होने लगता है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी जानवर के संपर्क में आया जिससे उसके शरीर में इस वायरस ने प्रवेश कर लिया, तो वो मानव जो हो दूसरे के संपर्क में आएगा, उसके कपड़े कोई पहनेगा, उसके बिस्तर को कोई यूज करेगा या उसके साथ लगातार संपर्क में रहेगा, तो उसके जो घाव हैं उन घावों से कहीं ना कहीं ये दूसरे तक भी पहुंच सकता है। तो इसका संक्रमण ये दो प्रकार से देखने को मिलता है। इसके स्रोत की अगर बात करें तो मैंने कहा इसके स्रोत ये हैं, बंदरों से, कृंतक लाइक गिलहरी, खरगोश, चूहे आदि से ये फैलता है। संक्रमण का समय क्या होता है? अगर कोई भी व्यक्ति जिसको मंकी पॉक्स वायरस हुआ हो तो उसके संक्रमण के बाद उसके लक्षण जो होते हैं वो लक्षण पहली बार दिखने में लगभग 7 से 14 दिन का समय लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी 20 दिन भी लग जाते हैं, जिसके बाद ये गंभीर रूप भी धारण कर लेता है। अगर मंकी पॉक्स के प्रभाव से हम मृत्यु दर की बात करें तो यह याद रखिएगा कि मृत्यु दर यहाँ ज़्यादा नहीं है। मंकी पॉक्स का संक्रमण होने पर मृत्यु होने की संभावना बहुत कम है। इसमें 10 में से 1 व्यक्ति की ही मृत्यु होती है, तो ज़्यादा मृत्यु का संकट नहीं है। परंतु जो मृत्यु होने की संभावना है दोस्तों वो कम आयु वर्ग के लोगों में ज़्यादा है। जो कम आयु वर्ग के लोग होंगे उनको इससे मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर मंकी पॉक्स के उपचार की बात करें तो दोस्तों इसका उपचार तो स्पेशली कोई इसका टीका नहीं है, लेकिन जनरली इसके उपचार में वही टीके, वही दवाइयाँ यूज में लाई जाती हैं जो चेचक के रोग के लिए लाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसके लक्षण जो हैं वो चेचक के जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। क्लियर। तो ये तो हमने पूरी बात कर ली किसकी? मंकी पॉक्स की। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा सा चेचक के बारे में। अगर हम चेचक के बारे में बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा जो चेचक है वो कोई नई बीमारी नहीं है। मंकी पॉक्स तो हमको पहली बार 1960 के दशक में सुनाई पड़ा शोध में और 1970 तक ये क्लियरली हमारे सामने आता है। लेकिन चेचक जिसको आप स्मॉल पॉक्स कहते हैं, ये बीमारी आपके देश में, दुनिया में नई नहीं है। ये हजारों साल पुरानी बीमारी है जो सदियों से चली आ रही है। अब ये जो बीमारी है चेचक, ये भी एक संक्रामक रोग है। कहीं ना कहीं इसी टाइप के लक्षण आपको मंकी पॉक्स में भी देखने को मिलते हैं। चेचक की बीमारी संक्रामक बीमारी है, एक मनुष्य से दूसरे में फैलती जाती है और इसका कारण होता है वेरियोला वायरस, जो ऑर्थोपॉक्स वायरस परिवार का ही एक वायरस है। कहीं ना कहीं इस वायरस के किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के बाद वो चेचक से संक्रमित होने लगता है। जिसको भी इस वायरस का संक्रमण हुआ है वो संक्रमण के लिए जो लक्षण हैं वो लक्षण दिखने में लगभग 7 से 10 दिन का समय हो जाता है। 7 से 10 दिन के भीतर चेचक के लक्षण जो होते हैं वो उभर कर सामने आने लगते हैं। लक्षणों में क्या देखने को मिलता है? तो लक्षणों में आपको बुखार हो सकता है, सिरदर्द हो सकता है, मांसपेशियों में ऐंठन, तो मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, तो इस प्रकार की कमजोरी आने लगेगी आपको, है ना, जब भी आप चेचक के मरीज होते हैं तो ये शुरुआती लक्षण होते हैं। जैसे जैसे समय निकलता है तो फिर शरीर पर लाल चट्टे, दाने, धब्बे पड़ने लगते हैं। वो धब्बे, वो दाने समय के साथ साथ बड़े होने लगते हैं और बाद में फिर उनमें पस पड़ने लगता है, एक तरल पदार्थ उसमें से बाहर निकलने लगता है और कहीं ना कहीं उसके बाद इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। फोटो में देख सकते हो इस प्रकार के दाने, चट्टे जो होते हैं वो चेचक के मरीजों के शरीर पर दिखने लगते हैं, ये याद रखना है। अगर उपचार की बात करें दोस्तों तो चेचक का टीकाकरण ही उपचार है। चेचक के लिए टीकाकरण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि आप इसके टीकाकरण को करवा लीजिए, टीकाकरण करने के बाद से ये खत्म हो सकता है। क्लियर। लेकिन यहाँ ये याद रखना है कि टीकाकरण में जो WHO ने मान्यता दी है एक टीके को, वो है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है इसने इसका एक टीका बनाया था 1796 में
और बाद में लुई पाश्चर ने इस पे शोध भी किया है। तो ये जो टीका है वो दिया जाता है और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से मरीज को स्वस्थ किया जाता है। एक और बात समझना यहाँ पर कि दुनिया में 1980 में WHO ने चेचक के रोकथाम के लिए, उन्मूलन के लिए वैश्विक स्तर पर एक अभियान चलाया था जिसको टीकाकरण अभियान के तौर पर जानते हैं WHO के। उस टीकाकरण अभियान के बाद चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया था और कहीं ना कहीं चेचक के अब मरीज तो हमको कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ये दूसरी मंकी पॉक्स जैसी बीमारी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। अगर पूछा जाए कि चेचक का उन्मूलन कब घोषित कर दिया गया था तो 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये घोषित कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एक और वायरस है जिसका नाम है मार्बर्ग वायरस। दोस्तों मार्बर्ग वायरस जो है ये वायरस हाल ही में चर्चा में रहा। मध्य अफ्रीका के देश, भूमध्य रेखा के पास का देश है गिनी, यहाँ पर मार्बर्ग वायरस जो है इसके प्रकोप की पुष्टि की है हाल ही में WHO ने। अब ये वायरस भी प्रचलित रहा। अगर इस वायरस की बात करें दोस्तों तो ये इबोला परिवार से संबंधित वायरस है। आपने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया में इबोला का किस प्रकार से कहर रहा था, खासकर अफ्रीका के देशों में। तो इबोला वायरस परिवार से संबंधित वायरस है मार्बर्ग वायरस, और ये एक रक्तस्रावी बुखार के तौर पर जाना जाता है जिसमें शरीर के छिद्रों से खून का फ्लो होने लगता है, जिसको रोकना कहीं ना कहीं कठिन हो जाता है और मृत्यु होना कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि होना ही है, ये चीज हो जाती है। मार्बर्ग वायरस जो है वो कब देखा गया था तो याद रखिएगा 1967 में पहली बार इसको देखा था। ये देखा गया था जर्मनी के मार्बर्ग में, इसलिए इसका नाम मार्बर्ग पड़ गया था। इसके साथ साथ सर्बिया के बेलग्रेड में भी ये कहीं ना कहीं केस सामने आया था। तो जब से ये वायरस कहीं ना कहीं हाईलाइटेड है, हालांकि हमने अभी दुनिया के सामने आया है क्योंकि ये न्यूज़ और बाकी चीज़ों में प्रचलित रहा, इसके पहले किसी को पता नहीं होता था। मार्बर्ग वायरस से अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसके लक्षण जो होते हैं वो दोस्तों मलेरिया और टाइफाइड के समान ही दिखाई पड़ते हैं। इसमें भी बुखार होता है, इसमें भी उल्टियाँ आती हैं, सिर दर्द होता है, मांसपेशियाँ जकड़ने लगती हैं और कहीं ना कहीं जो मरीज है वो बहुत कमज़ोर सा हो जाता है जब इस प्रकार का वायरस होता है। जब इस वायरस का अटैक होता है तो बाद में शरीर के विभिन्न छिद्रों से रक्त का स्त्राव होने लगता है और फिर जो संक्रमित व्यक्ति उसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर? तो ये अगर हम देखें तो ये खतरनाक वायरस की श्रेणी में आता है और इसका संक्रमण दोस्तों, इसका संक्रमण होता है फ्रूट चमगादड़ से। जनरली क्या होता है कि लोग जो होते हैं, मजदूर जो होते हैं, वो जंगलों में, गुफाओं में जाते हैं या खानों में काम करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर इस प्रकार के चमगादड़ जो होते हैं वो होते हैं और वहाँ से इनको संक्रमण लग जाता है। और एक मनुष्य जब संक्रमित होकर आया तो वो जब दूसरे लोगों के पास में, आबादी के बीच में रहता है तो उसके छींकने से, उसके लगातार संपर्क में रहने से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं मुंह में से, थूक के कण जो निकलते हैं वो दूसरों तक उस वायरस का संक्रमण करते हैं और ऐसे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे में ये वायरस पहुंचता चला जाता है। इसके अलावा एक दूसरे के कपड़े पहनने से, बिस्तर यूज करने से भी कहीं ना कहीं ये वायरस का संक्रमण होता है, ये आपको याद रखना है। इसमें अगर हम मृत्यु दर की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा लगभग 88% इसमें मृत्यु दर है, मतलब 100 में से 88 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो जाती है अगर वो संक्रमित होते हैं तो। और निदान की बात करें तो इसके लिए कोई टीका इजाद नहीं किया गया है, कोई उपचार नहीं है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो थेरेपी है, अलग अलग ट्रीटमेंट वो प्रयोग किए जाते हैं जिसके द्वारा मार्बर्ग वायरस का उपचार किया जाए। ठीक है, तो आज हमने स्पेशली 3 बीमारियों का अभी तक हमने कहीं ना कहीं डिस्कशन कर लिया, 3 वायरस से, जिसमें एक चेचक, एक मार्बर्ग और एक मंकी पॉक्स। इसके अलावा दोस्तों एक और बीमारी है जो चर्चा में रही है, हैजा। हैजा आप लोग भी पहली बार नहीं सुन रहे होंगे। हैजा जो होता है वो आप लोगों ने डेफिनेटली सुना ही होगा, इसका टीकाकरण भी होता है। तो हैजा जो है ये इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि हाल ही में अफ्रीका के जो देश हैं, इन देशों में हैजा रोग के टीके की कमी हो गई है। हैजा रोग के टीके की कमी हो गई है और इस वजह से यहाँ पर हैजा के मामलों में वृद्धि होने लगी है और कहीं ना कहीं एक इसके प्रकोप का खतरा जो है वो दिखाई पड़ रहा है अफ्रीका के देशों में। और WHO ने तो इसकी चेतावनी भी दे दी है कि कहीं ना कहीं अगर आप हैजा को रोकना चाहते हैं तो पर्यावरण पे काम करना पड़ेगा। लेकिन एक देखिए कि जनवरी 2023 की अगर हम बात करें
तो जनवरी 2023 में 5 अफ्रीकी देशों में हैजा से लगभग 687 लोगों की मौत हो गई। साथ ही साथ लगभग 27,300 नए मामले भी आए हैं और उनका भी इलाज चल रहा है, परंतु टीकों की कमी के कारण क्या हैजा के इन रोगों को समाप्त किया जाएगा, क्या इन चीजों को सुधारा जा पाएगा? नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, टीकों की कमी, और विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके लिए काम भी कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन स्थिति को देखते हुए चेतावनी दी है कि दुनिया में हैजा महामारी का प्रकोप आगे जाकर बढ़ सकता है। इसका कारण क्या होगा? इसका कारण होगा जलवायु परिवर्तन। कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो जलवायु गर्म हो रही है, गर्म होने के कारण जो जल है वो भी गर्म होगा, और गर्म जल में जो बैक्टीरिया होते हैं, कौन से बैक्टीरिया? जो हैजा का कारण बनते हैं, वो बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं, और अपनी संख्या को बढ़ाने के बाद बड़े सारे लोगों को ये संक्रमित करने के काबिल हो जाएंगे और बहुत ज्यादा लोगों को संक्रमित करेंगे। तो इसलिए कहा गया कि पर्यावरण पर काम करना जरूरी है, जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण पाना जरूरी है अगर आप विभिन्न महामारियों से बचना चाहते हो। तो ये चर्चा का विषय रहा हैजा के पीछे। लेकिन हैजा जो है वो क्या है और किस प्रकार से होता है, हमें यह भी जानना होगा। ठीक, तो बात करें हैजा की दोस्तों, तो हैजा एक संक्रामक रोग है, ठीक है, और ये अतिसार की बीमारी है। अतिसार की बीमारी का मतलब है, अतिसार का मतलब गंभीर दस्त हो जाना, और गंभीर दस्त अगर आपको होते हैं तो आपको पानी की कमी और फिर अन्य चीजों से आप कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, और अंत में कमजोरी के चलते व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। हैजा का कारण है विब्रियो कोलेरी जीवाणु। ये विब्रियो कोलेरू जीवाणु जो है वो मनुष्य की आंतों को प्रभावित करता है, और आंतों को प्रभावित करता है, अतिसार की बीमारी कर देता है। ये जीवाणु जो है ये आपके शरीर में प्रवेश करता है दूषित पानी को पीने से या दूषित भोजन को करने से। तो हैजा का जो मुख्य कारण है वो है दूषित पानी, दूषित खाना। दूषित खाना खाएंगे, दूषित पानी पिएंगे, तो ये वायरस विब्रियो कोलेरू जीवाणु, ये जीवाणु आपके शरीर में प्रवेश करेगा, आपकी आंतों को संक्रमित करेगा और आपको हो जाएगी अतिसार की बीमारी, और उससे आपकी मृत्यु हो सकती है। इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण हैं डायरिया, उल्टी, मांसपेशियों में ऐंठन। डायरिया को आप इस प्रकार से देखते हैं कि आपको पतले पानीदार अगर दस्त हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप डायरिया से पीड़ित हैं, और इसमें आपके शरीर में बहुत तेजी से पानी की कमी होगी, कमजोरी महसूस करेंगे और अंत मृत्यु होता है। अगर बात करें कि इतनी गंभीर बीमारी है तो अफ्रीका में तो बहुत तेजी से लोगों की मृत्यु होगी, जो आंकड़े बता भी रहे हैं, कितने सारे लोगों की केवल जनवरी माह में मृत्यु हो गई 5 अफ्रीकी देशों में, वो भी हैजा की वजह से। तो कौन सी वैक्सीन चाहते हैं अफ्रीका के देश? अफ्रीका के देश जो हैं वो 3 वैक्सीन कहीं ना कहीं देख रहे हैं। वो 3 वैक्सीन जो कि WHO के द्वारा प्री क्वालिफाइड हैं, वो वैक्सीन है ओरल हैजा वैक्सीन, डुकोरल, सांचोल और यूवीचोल प्लस। ये 3 वैक्सीन हैं जिनको WHO ने प्री क्वालिफाइड किया है हैजा के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि हैजा से आप पूर्णतः सुरक्षित हो जाएं तो इसके लिए आपको इन तीनों वैक्सीन की 2 खुराक लेना कम से कम जरूरी होती है, ये याद रखें। तो ये हैजा की बीमारी थी जिस पर हमने डिस्कशन किया। आज के इस क्लास में जो इंपॉर्टेंट बीमारियां थी चर्चा में रही करंट अफेयर में, उनको क्यों होती हैं और उनके पीछे का जो वायरस है कारण बनता है वो हमने डिस्कस किया। इसके लिए लक्षण क्या होते हैं, इसके उपचार किस प्रकार से किए जा सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। दोस्तों आने वाले समय में जो PSC जैसी एग्जाम्स आप देते हैं उसमें आपको पेपर नंबर 2 में स्वास्थ्य का टॉपिक आता है, वहाँ ये सारी बीमारियां डिस्कस होती हैं, तो उस दृष्टि से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप जो MP व्यापम के एग्जाम देने वाले हो, पटवारी के एग्जाम देने वाले, उसमें साइंस का 25 नंबर का नया सेशन जोड़ा गया है, तो उस दृष्टि से भी आपको ये महत्वपूर्ण होगा। तो इन सबको नोट करते रहो ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप लगा सको। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक एक और चर्चा में रहा, उसकी हेडिंग है न्यायिक समीक्षा। दोस्तों न्यायिक समीक्षा चर्चा में क्यों रहा, पहले हम उस पर बात करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि न्यायिक समीक्षा आखिर होता क्या है, क्लियर, और इसका महत्व क्या है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले देखें कि चर्चा में क्यों रहा। इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि हाल ही में
सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्पष्टीकरण दिया और अपने उस स्पष्टीकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो संवैधानिक न्यायालय है इनमें न्यायाधीशों के रूप में जो नियुक्ति होती है और नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित उम्मीदवार की उपयुक्तता की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। मतलब ये कि कॉलेजियम अगर न्यायाधीश के तौर पर किसी उम्मीदवार का नाम देता है, उसे नामित करता है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ ये समझिए कि कॉलेजियम क्या है। दोस्तों कॉलेजियम एक 5 जजों की पूरी एक टीम होती है और ये व्यवस्था 1993 से शुरू की गई थी। ये 5 जज मिलकर भारत में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसके लिए नाम चयन करने का काम करते हैं। इनके द्वारा नाम केंद्र सरकार को दिया जाता है और उन नामों को फिर अपॉइंट किया जाता है जज के तौर पर भारत में, वो भले हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो। अब ये 5 जज में एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसमें जो निर्णय होता है, जिस भी उम्मीदवार का नाम चयन किया जाता है जज के लिए, वो बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है। लेकिन वो बहुमत में एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, क्या कि वो बहुमत में आपको सीजेआई की जो अनुमति है वो अनिवार्य है। मतलब सीजेआई की अनुमति अनिवार्यता के साथ ही बहुमत आपका होना चाहिए। उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि 5 जजों की टीम में से 3 ने कह दिया किसी के नाम पर नो और 1 ने कहा किसी के नाम पर यस। एक व्यक्ति ने कह दिया कि एक व्यक्ति का नाम जो है इसको जज बनाना है और 3 ने कह दिया कि इसको जज नहीं बनाना, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर सीजेआई कहता है यस, तो यहां पर बहुमत को देखेंगे कि 3 ने ना कहा है, मतलब अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। लेकिन इसी के जस्ट विपरीत कंडीशन समझें कि अगर एक व्यक्ति ने कहा है यस, दूसरे ने भी कह दिया यस और यहां तीसरे ने कह दिया आए नो और चौथे ने कह दिया नो। अब यहां पर 2 ने हाँ कहा, 2 ने ना कहा, 2 ने हाँ कहा, 2 ने ना कहा। अगर चीफ जस्टिस यहां पर यस कह देते हैं तो नियुक्ति होगी और चीफ जस्टिस नो कह देते हैं तो नियुक्ति नहीं होगी। क्लियर। अब यहां समझ लीजिए कि अगर चीफ जस्टिस ने ये यस कह दिया तो अपॉइंटमेंट होगा, चीफ जस्टिस ने नो कह दिया तो अपॉइंटमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए 4 सदस्य भी कहते हैं कि यस अपॉइंटमेंट होना चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस ने कह दिया कि अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, तो 4 के हाँ बोलने के बावजूद चीफ जस्टिस के ना बोलने पर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। मतलब कि चीफ जस्टिस की यस के साथ ही किसी भी व्यक्ति का नाम नामित किया जाता है जज के तौर पर, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। चलिए, तो ये तो बात होगी कॉलेजियम की, जिसके द्वारा हमारे देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है और निष्पक्ष तौर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति हमारे देश में हो पाती है, ठीक। लेकिन यहां यह समझना है कि न्यायिक समीक्षा क्या है। दोस्तों न्यायिक समीक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो वैधानिक नियम होते हैं, अधिनियम होते हैं, इनको प्लस कार्यपालिका के आदेश, तो कार्यपालिका के जो आदेश होते हैं और वैधानिक नियम जो होते हैं, इनको कहीं ना कहीं एक दायरे में लाने का काम करती है। मतलब ये कि वैधानिक अधिनियम और कार्यपालिका के आदेश किसी भी तौर पर संविधान के छोटे से भाग या संविधान का उल्लंघन न करें, उस बात की व्यवस्था की जाती है न्यायिक समीक्षा के माध्यम से। और ये जो है 1975 में इंदिरा गांधी बनाम जय नारायण विवाद के बाद भारत के संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा बन गया है। भारत के संविधान का मूल ढांचा 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद के बाद सामने आया था और उस विवाद के बाद मूल ढांचे की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थापित की गई थी और 1975 में उसके अंदर ही न्यायिक समीक्षा को भी जोड़ दिया गया है। मतलब ये कि मूल ढांचे में जो चीजें आती हैं आप उनको प्रभावित नहीं कर सकते किसी भी संशोधन के माध्यम से, और ये एक सीमा निर्धारण करता है कि संविधान में कोई भी संशोधन अगर करना है तो करिए, परंतु उससे संविधान की मूल भावना, मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। और न्यायिक समीक्षा का जो व्यवस्था है वो इस मूल ढांचे के अंतर्गत ही आने वाली व्यवस्था है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। न्यायिक समीक्षा जो है एक तो सरकार के काम को वैध करती है और दूसरा काम ये करती है कि सरकार
कार्यपालिका जो है वो किसी भी प्रकार से संविधान का उल्लंघन ना करे, उसके कृत्य अनुचित ना हो। तो एक तरफ सरकार के कार्यों को वैधता प्रदान करता है न्यायिक समीक्षा, और दूसरी तरफ ये सरकार को अनुचित कृत्य करने से रोकता भी है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्था है न्यायिक समीक्षा, ये आपको ध्यान रखना है। न्यायिक समीक्षा के हमें कई सारे लाभ हैं, जैसे सरकार का अनुचित कृत्य करने से रोकती है न्यायिक समीक्षा। हमारे नागरिक अधिकार जो होते हैं उन नागरिक अधिकारों को बचाने का काम न्यायिक समीक्षा करती है। कहीं ना कहीं संसद के द्वारा ऐसा कौन कानून ना बना दिया जाए जिससे संविधान का उल्लंघन हो, वो काम न्यायिक समीक्षा करती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने का जो काम है वो भी कहीं ना कहीं न्यायिक समीक्षा से होता है। इन सब बिंदुओं को देखते हुए ही 1975 में इसे भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा बनाया गया। एक स्लाइड के माध्यम से हम समझते हैं कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र जो हैं जो न्यायिक समीक्षा से संबंधित हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए उन आर्टिकल्स को आप क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। जैसे आर्टिकल 372 क्लॉज 1, ये जो है ये न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया का समर्थन करने वाला है। इसमें याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के लागू होने के पहले जो भी विधि, जो भी कानून बनाई गई थी, उनकी संबंध में न्यायिक समीक्षा का कहीं ना कहीं बात करता है। अनुच्छेद 13 कहता है मौलिक अधिकार से असंगत उनकी अल्पीकरण की विधियां, मतलब संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती, राज्य की विधानमंडल ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकते जिससे मौलिक अधिकार हनन होते हो या मौलिक अधिकार सीमित होते हो, कम होते हो। अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो उनकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी, और उस कानून को अगर वो पूरी तरीके से विरोध में है तो उसको पूरे को रद्द कर देंगे, और उसका कोई हिस्सा अगर विरोध में तो हिस्से को रद्द कर देंगे, याद रखना है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, 226 के तहत हाई कोर्ट को और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिलती है कि वो संविधान का रक्षक हो, लोगों के मौलिक अधिकारों का रक्षक हो, और इसमें कहीं ना कहीं कोर्ट एक रक्षक और गारंटी कर्ता की भूमिका निभाती है। इसमें भी न्यायिक समीक्षा कहीं ना कहीं समर्थन करता है। आर्टिकल 251 और 254 भी इसके समर्थन में है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि संघ और राज्य के कानूनों के बीच में अगर कोई असंगतता आती है तो उसके मामलों में राज्य का कानून क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और इसके लिए भी आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा कि किसका कानून मान्य हो किसका कानून मान्य ना हो, इसके लिए कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। कहां, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये दोनों आर्टिकल भी न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया का समर्थन करते हैं। ये आर्टिकल्स भी आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है 246 का क्लॉज 3। आर्टिकल 246 का क्लॉज 3 जो है वो बोलता है कि राज्य सूची के संबंध में राज्य विधायिका की अनन्य शक्तियों को सुनिश्चित करना, ये 246 क्लॉज 3 में है, ये इसका समर्थन करता है। आर्टिकल 245 संसद और राज्य विधायिकाओं के द्वारा निर्मित कानूनों की क्षेत्रीय सीमा तय करना है, अगर उल्लंघन होता है तो कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, ये समर्थन करता है। 131 से 136 के बीच में जो आर्टिकल है वो भी समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें न्यायालय को व्यक्तियों, राज्यों के बीच, राज्यों के तथा संघ के बीच जो विवाद होते हैं उसमें निर्णय लेने की शक्ति है, तो यहां पर भी न्यायिक समीक्षा का समर्थन होता है। और आर्टिकल 137 जो है वो भी इसका समर्थन करता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय का भी समीक्षा करने का अधिकार है। तो ये सारे के सारे आर्टिकल जो आपने देखे ये आपको नोट करना है, क्योंकि पर्टिकुलर इन आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और न्यायिक समीक्षा से इनको कोड करके भी आर्टिकल पूछे जा सकते हैं, तो आपके लिए जरूरी है। क्लियर, तो न्यायिक समीक्षा क्या है समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड भी चर्चा में रहा। उत्तराखंड ने एक नकल विरोधी कानून बनाया है। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि हाल ही में किस राज्य ने नकल विरोधी कानून बनाया, तो आप बताएंगे उत्तराखंड ने यह नकल विरोधी कानून बनाया, क्योंकि हाल ही में देहरादून में सरकारी परीक्षा जो हो रही थी भर्ती के लिए, उसका पेपर लीक हो गया, और लीक होने के बाद घोटाला हुआ, जिसको लेकर 11 फरवरी 2023 को वहां हिंसक प्रदर्शन हुआ। उस हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए उत्तराखंड के राज्यपाल जो हैं उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था पर एक अध्यादेश जारी किया, और वो अध्यादेश जो जारी किया उसके माध्यम से इसके लिए कानून आया है। याद रखिएगा, अध्यादेश जो राज्यपाल के लिए अध्यादेश है वो भारतीय संविधान में ही दिया गया है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान का आर्टिकल 123
राष्ट्रपति के अध्यादेश की व्यवस्था करता है, और आर्टिकल 213 राज्यपाल के अध्यादेश की व्यवस्था करता है। तो 1 2 का 3, 2 1 का 3, 2 1 का 3 राज्यपाल का अध्यादेश, 1 2 का 3 राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात करता है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। ये अध्यादेश जो होता है वो एक अल्प अवधि का कानून होता है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, उसके विश्रांति काल में या राज्य विधानसभाओं के सत्र के विश्रांति काल में आपको किसी कानून की जरूरत पड़ जाती है, तो मंत्रिपरिषद राज्यपाल के माध्यम से एक आदेश पारित करवा के उस कानून को लागू करवा देती है। अध्यादेश एक अल्पावधि का कानून होता है, परंतु इस कानून की मान्यता वही होती है जो संसद या राज्य विधायिकाओं के द्वारा पारित किए गए किसी कानून की मान्यता होती है, उनके समकक्ष ये होता है। वैसे तो अध्यादेश का जो अधिकतम समय है वो 7.5 माह होता है। देखा जाए तो इसमें पहले आता है 6 सप्ताह की आयु। 6 सप्ताह के समय तक अध्यादेश की आयु हो गई कि 6 सप्ताह तक रहेगा, लेकिन संविधान में कहा गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो यहां हो गया 6 माह 6 सप्ताह, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 7.5 माह। तो अध्यादेश की अवधि अधिकतम 7.5 माह होती है, न्यूनतम 6 सप्ताह होती है, और अध्यादेश कभी भी राज्यपाल या राष्ट्रपति अपने आदेश से वापस ले सकता है, या फिर विधानसभा या विधायिकाएं राज्य की या फिर संसद सत्र प्रारंभ होने के बाद इसे एक परमानेंट कानून के तौर पर मना दे तो भी अध्यादेश खत्म हो जाता है। याद रखिएगा, अध्यादेश 3 प्रकार से खत्म होता है: अवधि खत्म हो जाए, अध्यादेश वापस ले लिया जाए घोषणा करके, या फिर उसे परमानेंट कानून के तौर पर बदल दिया जाए। ठीक है, तो ये हमने उत्तराखंड के नकल विरोधी कानून की भी बात कर ली। क्लियर, आशा करता हूं कि आपको इस लेक्चर से बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में फिर कुछ नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।